हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रश्नों की श्रृंखला में। आज प्रश्न शुरू करेंगे 894 नंबर से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और प्रश्न पूछे जाते हैं तो बताने के लिए पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। ये आपके लिए फ़ायदे और नुकसान की बात है। इसमें हमारा ना कोई फ़ायदा है और ना कोई नुकसान है। फ़ायदा सिर्फ हमारा इतना है कि आप लोगों को वो चीज़ याद हो जाएगी, और नहीं भी याद होगी अगर, तो आप उस चीज़ को खोज लेंगे, कहीं ना कहीं से आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए हम कुछ न कोई प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कि जो दिया गया है ये 3 स्टेटमेंट, ये किस देश के बारे में, किस देश की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यह पश्चिमी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान में फैला एक विशाल देश है। ठीक है, इन्हीं देशों में से बात हो रही। इसे 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता भी मिली थी। यह पश्चिमी अफ्रीका में पूर्व में नाइजर, दक्षिण में आइवरी कोस्ट, ध्यान रखना है कि कोई देश है ये। ठीक है, पूर्व में क्या है, नाइजर है, इधर पूर्व में नाइजर देश है एक, दक्षिण में आइवरी कोस्ट, इसके पश्चिम में सेनेगल है यहाँ। ठीक है, मतलब कुल मिला के लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो इनमें से किसके बारे में बात हो रही है हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए नाइजीरिया या लीबिया, सूडान या फिर माली। तो सूडान देख ही रहे हैं कहाँ है, नाइजीरिया की भी बात सही है, लीबिया भी देख रहे हैं। इसके सही उत्तर हो जाएगा माली। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, माली हो जाएगा। ठीक है, तो माली सही उत्तर है। ये जो चीज़ें बताई गई ये सब माली के बारे में है कि पूर्व में नाइजर है, दक्षिण में आइवरी कोस्ट, पश्चिम में सेनेगल है, और यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, सेनेगल माली, इसका व्याख्या माली की गई। ठीक है, माली पश्चिमी अफ्रीका में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। 60 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिली इसको। राजधानी इसकी ध्यान रखना बमाको है माली की। ठीक है, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में कोटे डी आइवरी कोस्ट। ठीक है, और पश्चिम में सेनेगल है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी सहारा रेगिस्तान में स्थित है। माली के कुछ प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में सोना शामिल है, जो अफ्रीका महाद्वीप और नमक में सोने का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। नमक मतलब खारे, मतलब उसी सहारा में, सहारा की बात हो रही है, नमक ये वाला नमक नहीं जो हम खाते हैं। ठीक है, यह हाल ही में खबरों में था। क्यों? क्योंकि यहाँ के इसके राष्ट्रपति ने एक सैन्य तख्ता पलट के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। आया क्यों न्यूज में? क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति ने सैन्य तख्ता पलट होने की वजह से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है एनसीसी के बारे में, राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में, नेशनल कैडेट कोर के बारे में सही कथन बताना है। तो देखिए आज़ादी के बाद एनसीसी का गठन किया गया था, बात सही है। ठीक है ना, एनसीसी का गठन आज़ादी के बाद ही हुआ है। एनसीसी जो है रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन सही, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए इसकी व्याख्या सी सही उत्तर। हाँ, व्याख्या है राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन हुआ है 1948 में हुआ। ध्यान रखना एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश है? एच.एन. कुंजरू, नाम है हृदयनाथ कुंजरू हैं। इनकी समिति, इनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उसी की सिफारिश पर 1948 में एनसीसी का गठन किया गया। यह रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका नेतृत्व करता है 3 सितारा सैन्य रैंक का महानिदेशक। ठीक है, 3 स्टार वाले। यह हाई स्कूल कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करता है और विभिन्न चरणों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी देता है। एनसीसी कैडेट विभिन्न स्तरों पर बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और सशस्त्र बलों और उनके कामकाज से संबंधित शैक्षिक पाठ्यक्रम की बुनियादी बातें भी हैं। विभिन्न प्रशिक्षण शिविर, साहसिक गतिविधियां और सैन्य प्रशिक्षण शिविर एनसीसी प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है।
तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है हमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? नहीं है पूछा गया है इसमें। देखिए, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया या फिर श्रीलंका। ठीक है, तो इनमें से श्रीलंका जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है ना। देखिए क्या है इसमें, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है आसियान। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राज्यों के बीच में जो तनाव बढ़ रहे थे राजनीतिक सामाजिक रूप से, उनको स्थिरता देने के लिए, उनकी स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया था। ध्यान रखना किस लिए स्थापित हुआ। आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। ठीक है, 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया गया है। मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, इस बार कोई नया नहीं था। मुख्यालय इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी, जो पहले जकार्ता थी राजधानी, अब तो राजधानी इसकी चेंज हुई है। तो आसियान के नेतृत्व वाले फोरम में देखिए, जब इसका सम्मेलन होता है तो इसमें आसियान क्षेत्रीय मंच का भी सम्मेलन होता है, इसमें आसियान +3 का भी सम्मेलन होता है और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी सम्मेलन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आसियान के नेतृत्व वाले फोरम ये 3 हैं, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान +3 और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश ऐसा है जो लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है? इसमें बताना सूडान है, यमन है, सऊदी अरब और ओमान है। तो इनमें से बताना है भाई कौन नहीं कर रहा। तो देखिए ओमान, ठीक है, ओमान जो है लाल सागर के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। देखिए, लाल सागर हिंद महासागर का एक समुद्री जल क्षेत्र है, हिंद महासागर का ही भाग है ये। अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है, मतलब दोनों को बंटवारा भी कर रहा है। सागर का कनेक्शन बॉबल मंडप जल डमरू मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण में है। ठीक है, तो बाबल मंडप और अदन की खाड़ी कहाँ पे है, ये ध्यान हो गया आपको। उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप वही जो स्वेज नहर बनाया गया है इससे। ठीक है, इसी को काट के, सिनाई प्रायद्वीप को काट के ही बनाया गया था स्वेज नहर। ठीक है, फिर यूरोप और एशिया जो जैसे भारत जहाँ जाते थे उनके बीच में जो दूरी कम हुई, ठीक है, इसी से। अकाबा की खाड़ी, स्वेज नहर के लिए अग्रणी। तो ये सब चीज़ें उत्तर में हैं इसके। ठीक, समुद्र जो है लाल सागर की दरार से गुजर रहा है, जो महान दरार घाटी का हिस्सा भी है। लाल सागर की सीमा वाले 6 देश हैं। कौन कौन से हैं देश देखते हैं। देखिए, सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। तो ध्यान रखना है इसमें 2 देश ऐसे हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सदस्य हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। ठीक है, बाकी सऊदी अरब है, मिस्र, सूडान ये भी हैं, इसमें यमन भी शामिल है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसमें हो सकता है ऐसा भी प्रश्न हो कि कौन से 2 हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं जो लाल सागर के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। तो ध्यान रखना इरिट्रिया और जिबूती है। ठीक है, तो मित्र शक्ति भारत और रूस के बीच में होती है कि भारत फ्रांस, अच्छा, मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये देखिए आ गया था उत्तर, तो इसका उत्तर सही है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के साथ इसका होता है, देखते हैं। देखिए, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति 2019, ये है 7वां संस्करण। ठीक है, दिसंबर 2019 में हुआ है, कहाँ पे, पुणे में। 2019 का 7वां संस्करण है, 2019 में जो हुआ वो 7वां संस्करण है, पुणे में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत शहरी ग्रामीण परिवेश में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भारत श्रीलंका की सेनाओं के बीच सकारात्मक संबंधों का निर्माण और बढ़ावा देना है। ठीक है, संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य व्यावहारिक व्यापक चर्चा सामरिक अभ्यास के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के वर्तमान गतिशीलता को शामिल करना भी है। ठीक है, एक और है भारत श्रीलंका के बीच, नाम है स्लिनेक्स।
ठीक है। भारत श्रीलंका के बीच एक नौसेना अभ्यास है, ये श्रीनक्स जो है यह नौसेना अभ्यास है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है। तो यह एक स्वायत्त निकाय है, बात सही है ना, बात तो सही है, स्वायत्त निकाय है। इसका राज्यों के पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं, बिल्कुल सही बात है। भारत के चुनाव आयोग का राज्यों के चुनाव आयोग को होता है। ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये भी बात सही है। ध्यान ये भी रखना है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त या और जो आयुक्त होते हैं चुनाव आयुक्त, उन सब की सैलरी जो पैसा मतलब वेतन भत्ता ये सब जो होते हैं वो एक समान ही होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तीनों सही है, डी हो जाए इसका। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं क्या है। भारत का चुनाव आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है, स्वायत्त रूप से। भारत में संघ राज्य चुनाव प्रक्रियाओं में संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका राज्यों के पंचायतों नगर पालिकाओं चुनाव से कोई संबंध नहीं होता। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, किसके लिए, राज्यों के नगर पालिका पंचायतों के लिए। ठीक, अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तो अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या यदि कोई हो तो राष्ट्रपति के रूप में समय समय पर तय हो सकते हैं। जैसे क्या है, 1889 1889 नहीं, 1989 में क्या हुआ था कि 3 सदस्यीय बनाया गया इसको। ठीक है, फिर जब चुनाव यहाँ ख़त्म हुआ फिर इसको ख़त्म कर दिया गया, फिर 1 सदस्यीय हो गए। ठीक है, लेकिन 1993 से ये 3 सदस्यीय वाली प्रक्रिया जो है अभी भी चल रही है लगातार। तो ध्यान रखना है कि 1989 से बहुसदस्यीय प्रक्रिया चल रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, सही क्या होगा कि 1993 से यह प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, और देखिए वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, उसका कार्यकाल 6 साल होता है, 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, वो समान दर्जा का मतलब वही बताया ना, समान दर्जा होता है इनका, इनमें कोई वो नहीं होता मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको कुछ स्पेशल दिया जाएगा। ठीक है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं, मतलब उनके समान, न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते इनको। सभी चुनाव आयुक्तों का आयोग के निर्णय में समान रूप से अधिकार भी होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये नमथ बसई है, कुछ है कार्यक्रम है, कोई खबर में था, ये किस राज्य से संबंधित हमें बताना। नमथ बसई है, अभी खबर में था, तो ये किस राज्य से संबंधित है ये हमें बताना है। तो देखिए कर्नाटक है या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो सही उत्तर इसका है केरल से संबंधित है। ठीक है, नमथ बसई नाम है, कार्यक्रम है, किस राज्य से संबंधित है, केरल से संबंधित है। ठीक है, केरल से ही संबंधित है, हाँ केरल से ही संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए नमन बसई कार्यक्रम आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए केरल सरकार की एक पहल है। किसकी पहल है, केरल सरकार की पहल है, मातृभाषा में उनके मतलब आदिवासी के बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने के लिए। कार्यक्रम को समागम शिक्षा केरल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना किसके द्वारा हो रहा, समागम शिक्षा केरल के द्वारा। एसएस के स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक पूर्व विद्यालय से मतलब कक्षा 1 से लेके 12 तक ये स्कूली शिक्षा और समान प्रशिक्षण परिणामों के समान अवसरों के संदर्भ में मापा गया स्कूल प्रभावशीलता में सुधार करना है। पलक्कड़ जिला केरल में अट्टापडी घाटी में 3 जनजातीय भाषाओं में एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूर्व दर्ज की गई कक्षाएं प्रदान करता है। कौन, नमथ बसई। ठीक है ना, कहाँ पे, केरल में है, अट्टापडी पड़ी कोई घाटी है, वहाँ पे 3 जनजातीय हैं भाषाओं में यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कक्षाएं प्रदान कर रहा है, और केरल का पलक्कड़ जिला है। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं भाई, ध्यान रखना, इरूला, मुदुका, कुरुम्बा। इरूला, मुदुका और कुरुम्बा ये 3 भाषाएं हैं जिनमें क्या किया जाता है, यूट्यूब में चैनल के माध्यम से कक्षाओं को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय बाइसन ये क्या है, इसके बारे में सही कथन बताना, कौन सा कथन सही है। तो देखिए आईयूसीएन रेड लिस्ट में एक कमजोर अवस्था में है, कमजोर वल्नरेबल है, बात सही है ना, पहला स्टेटमेंट सही है, ये कमजोर ही है। यह वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 2 में इसको शामिल किया गया है, तो ये वाला गलत है। ठीक है, 1972 की अनुसूची 2 में शामिल किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है ना, हाँ, दूसरा गलत है इसका, पहला सही है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो गया। इसकी व्याख्या देखते हैं, हाँ ये सही है। देखिए, यह दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। भारत में नागरहोल, ध्यान रखना, नागरहोल, बांदीपुर, मसिनागुडी राष्ट्रीय उद्यान और बीआर हिल्स में पाए जाते हैं। नागरहोल, बांदीपुर, मसिनागुडी और बीआर हिल्स में पाए जाते हैं। आईयूसीएन ने इनको कमजोर अवस्था में डाल रखा है और ये 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे लंबी प्रजाति और सबसे बड़ा विलुप्त बोवाइन भी है ये। ठीक है, भारतीय गौड़ जो बाइसन बोलते हैं इसको, का पहला जनसंख्या आकलन अभ्यास हुआ था नीलगिरी वन प्रभाग तमिलनाडु में। तो ये भी ध्यान रखना, पहला जनसंख्या आकलन कहाँ हुआ अभ्यास? नीलगिरी वन प्रभाग तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछा गया है इसमें कि गलत कौन सा है। देखिए क्या है कि पहला स्टेटमेंट है, कॉपीराइट आमतौर पर अपने साहित्यिक कलात्मक कार्यों में लेखकों के अधिकारों को संदर्भित करता है। तो बात सही है ना? पहला स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भौगोलिक संकेत एक संकेत या संकेतों का एक संयोजन जो एक उद्यम के समान या सेवाओं को दूसरे से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या है। कॉपीराइट आमतौर पर अपने साहित्यिक कलात्मक कार्यों में लेखकों के अधिकारों को संदर्भित करता है। एक व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए तो कॉपीराइट में संबंधित अधिकार भी शामिल होते हैं, जैसे कलाकारों के अधिकार, फोनोग्राम, प्रसारण संगठनों के निर्माता, ये सब लोग। ठीक, ट्रेडमार्क एक चिन्ह या संकेत होता है जो एक उद्यम के समान सेवाओं को दूसरे से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रेडमार्क है वो, ना कि जीआई टैग है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, औद्योगिक डिजाइन को आमतौर पर तकनीकी विशेषताओं के बजाय किसी लेख के सजावटी या सौंदर्य संबंधी पहलू को संदर्भित करने के लिए समझा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, ट्रिप्स समझौते के तहत मूल या नए औद्योगिक डिजाइनों को कम से कम 10 वर्षों तक संरक्षित किया जाना चाहिए। ट्रिप्स समझौते के तहत उसकी कुछ शर्तें हैं कि मूल या नए औद्योगिक डिजाइनों को कम से कम 10 साल तक संरक्षित करना होगा। ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं आपके। सी इसका सही उत्तर है। औद्योगिक डिजाइन का आमतौर पर तकनीकी विशेषताओं के बजाय किसी लेख के सजावटी सौंदर्य संबंधी पहलू को संदर्भित करने के लिए समझा जाता है। ट्रिप्स समझौते के तहत मूल या नए औद्योगिक डिजाइनों को कम से कम 10 वर्षों तक संरक्षित किया जाना चाहिए। संरक्षित डिजाइनों के मालिकों को ऐसे लेखों के निर्माण, बिक्री, आयात को रोकने में सक्षम होना चाहिए जो एक ऐसे डिजाइन की नकल या उसे मूर्त रूप देते हैं जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित डिजाइन की एक प्रति होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है। एडीबी के सभी सदस्य जो हैं वो एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। बात सही है कि गलत है? सही है या फिर गलत है? एडीबी के सभी सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, तो ये पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि सभी सदस्य एडीबी अपने सदस्यों भागीदारों को सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान, इक्विटी निवेश प्रदान करके सहायता करता है। तो किसके किसके लिए करता भाई? सदस्यों भागीदारों को सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण भी देता है, तकनीकी सहायता भी दे रहा है, अनुदान देता है और इक्विटी निवेश भी प्रदान करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट सही था। ठीक है, देखिए 1966 में 31 सदस्यों से मिलकर एडीबी बना था।
एडीबी 68 सदस्यों को शामिल करने के लिए बढ़ गया। मतलब इस समय 68 सदस्य हैं इसमें, जिनमें से 49 एशिया में हैं और प्रशांत क्षेत्र के हैं, 19 हैं बाहर से। मतलब 49 देश ऐसे हैं, 49 सदस्य जो एशिया प्रशांत से हैं, बाकी 19 जो हैं वो अलग से हैं। ठीक। एडीबी अपने सदस्यों भागीदारों को सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण देता है, तकनीकी सहायता देता है, अनुदान देता है और इक्विटी निवेश भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल और एक वैकल्पिक गवर्नर होते हैं। बात सही है या फिर गलत है? तो ये बात सही है, बिल्कुल ठीक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में सदस्यता पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एशियाई विकास बैंक के सदस्यों के लिए खुला हुआ है। एशियाई विकास बैंक एडीबी और अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो हैं उनके सदस्यों के लिए भी इसकी सदस्यता खुली हुई है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सही पूछा गया, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल होता है और एक वैकल्पिक गवर्नर भी होता है। ठीक। मुख्यालय इसका बीजिंग में है, चीन में, चीन की राजधानी भी है। AIIB में सदस्यता पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एशियाई विकास बैंक के सदस्यों के लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वीडियो को अगर बार बार सुनेंगे, एक बार नहीं 2 बार कम से कम सुनेंगे, तो ये हो जाएगा कि आपको वो प्रश्न, वो व्याख्या याद हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न तो नहीं बोल सकते क्योंकि प्रश्न नंबर याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसकी व्याख्या कॉन्सेप्चुअल है तो याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अफ्रीकी विकास बैंक के समूह के बारे में बताना, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अफ्रीकी विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को प्राप्त करने के लिए अफ्रीकी और एशियाई देशों की सहायता करना। बात सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अफ्रीकी विकास बैंक है। ठीक, अफ्रीकी विकास बैंक दुनिया के 5 बहुपक्षीय विकास बैंकों में से एक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है इसका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत था। ठीक है ना। देखिए क्या है कि आर्थिक सामाजिक प्रगति को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों में व्यक्तिगत सामूहिक रूप से अफ्रीकी देशों की सहायता करना है, ना कि एशियाई देशों को। ठीक, विश्व बैंक की तरह एफएफडीबी दुनिया के 5 बहुपक्षीय विकास बैंकों में से एक है। ठीक है, एएफडीबी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इसका, और एफ जो है स्मॉल लेटर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते क्या है। एसडीआर आईएमएफ की एक आरक्षित मुद्रा है और सदस्य देशों को उनके आईएमएफ कोटा के अनुपात में आवंटित किया जाता है। तो सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यदि किसी देश का एसडीआर होल्डिंग उसके आवंटन से ऊपर है तो वह आईएमएफ से अतिरिक्त होल्डिंग पर ब्याज कमा सकता है। ये बात सही है, कमा सकता नहीं, कमाता है। ठीक है, अगर होल्डिंग है आवंटन से ऊपर की तो उस समय आईएमएफ से अतिरिक्त होल्डिंग पर ब्याज कमाता है कौन? कोई देश। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर इसका दूसरा स्टेटमेंट था। ठीक है, देखिए क्या है, एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, आईएमएफ द्वारा बनाया गया और यह सदस्य देशों को उनके आईएमएफ कोटा के अनुपात में आवंटित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ भाई? पहला गलत हुआ कि एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा है। ठीक है ना, ठीक है ना, इसलिए गलत हुआ। अब इसको आईएमएफ ने ही बनाया है, इसको किसी देश ने नहीं किया। ठीक है, यदि किसी देश का एसडीआर होल्डिंग उसके आवंटन से ऊपर है तो वह आईएमएफ से अतिरिक्त होल्डिंग पर ब्याज भी कमाता है। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये 4 चीज़ें दी गई, सही ढंग से मेल खाने वाली चीज़ों के बारे में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला है विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक समूह।
हम्म, कौन जारी कर रहा? विश्व बैंक समूह। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक समूह करता है, ठीक है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आईएमएफ कर रहा है। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड करता है, ये भी बात सही है। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच करता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये चारों रिपोर्ट जो हैं सही हैं, क्योंकि जो जो संस्थाएं जारी करती वो सही से मिली हुई हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। और रिपोर्ट पर प्रश्न आते ही हैं, तो थोड़ा सा रिपोर्ट्स पर भी ध्यान रखना है। सही उत्तर क्या है? डी है ना, ठीक है। देखिए, अब देखिए विश्व बैंक समूह की बात हुई थी, तो विश्व विकास रिपोर्ट IBRD जारी कर रहा है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता IMF जारी करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। अगला प्रश्न है शार्क टैंक, ये क्या है? देखिए, दक्षिण एशिया प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र, ठीक है ना। सदस्य देशों के बीच और निम्नलिखित संगठनों के बीच एक सहयोगी उपक्रम है। ये किसके बीच में ऐसा सहयोगी उपक्रम है? हमें इसमें ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो देखिए, ये विश्व बैंक का है, IMF का है, WTO का है, या फिर एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग जो बना हुआ है, SCAT, इसका है। किसका सहयोगी उपक्रम है? ये है किसका भाई? IMF का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है सहयोगी उपक्रम शार्क टैंक, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना है, IMF ही है, विश्व बैंक नहीं है, विश्व व्यापार संगठन, और ये ऐप, ठीक है ना। हाँ, अभी सही उत्तर है IMF है। देखिए क्या है, सदस्य देशों कौन कौन, ये शार्क टैंक में कौन कौन आते हैं? बांग्लादेश इसके सदस्य हैं, बांग्लादेश है, नाम याद रखना, भूटान है, भारत भी है, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। याद करने में आसानी कैसे है कि भारत तो है, अब भारत के सभी, जैसे पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, चीन को भी छोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन? भारत है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। अब क्या बचा? भारत हो गया, नेपाल हुआ, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश हुआ, एक बचा है मालदीव, ठीक है ना। तो ये हैं इतने देश जो कि शार्क टैंक के सदस्य देश हैं, ठीक है। अब देखिए, केंद्र का रणनीतिक लक्ष्य क्या है कि अपने सदस्य देशों को बृहद आर्थिक वित्तीय नीतियों को डिजाइन कार्यान्वित करने में, उनकी संस्थागत और मानवीय क्षमता को मजबूत करने में मदद करना, जो विकास को बढ़ावा देते हैं और गरीबी को कम भी करते हैं, ठीक है। तो ध्यान ये भी रखना किस लिए बनाया गया है और कौन कौन सदस्य हैं इसके, इसके सहयोगी कौन है? तो IMF है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सही है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के बारे में कथन बताना कौन सा सही है। तो MPI को OECD के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया, बात सही है या फिर गलत है? देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? OECD के सहयोग से विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है, विकसित किया गया था OECD के सहयोग से विश्व बैंक के द्वारा। ये हो सकता है विश्व बैंक के द्वारा OECD के सहयोग से किया गया, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल पहला स्टेटमेंट गलत है कुल मिला के, ठीक है। दूसरा है MPI संसाधनों के प्रभावी आवंटन में मदद कर सकता है और रणनीतिक रूप से कुछ SDG को लागू भी कर सकता है। कौन? MPI, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीसरा है यह पानी, स्वच्छता, बिजली तक पहुंच में कमी पर विचार करके गरीबी के मौद्रिक उपायों का अनुपालन करता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है ना। सही उत्तर क्या होगा? C हो जाएगा। पहला तो गलत है, सही पूछा गया, हाँ C हो जाएगा इसका, ठीक है, C हो गया। चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक UNDP और ऑक्सफोर्ड के द्वारा गरीबी मानव विकास पहल OPHI के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल और इसमें UNDP दोनों का सहयोग है, ठीक है। MPI संसाधनों को प्रभावी आवंटन मदद कर सकता है, रणनीतिक रूप से कुछ SDG को लागू कर सकता है,
इसलिए दूसरा सही हुआ। यह पानी, स्वच्छता, बिजली तक पहुंच में कमी पर विचार करके गरीबी के मौद्रिक उपायों का अनुपालन भी करता है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान ये भी रखना है कि यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल के द्वारा यह विकसित किया गया क्या, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन सबसे ऐतिहासिक घटना पोस्ट द्वितीय मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में से एक है। क्या है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इस संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन्हीं में से बताना है। देखिए, पहला है, संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन ने द्वितीय विश्व व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौते नामक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शासन की स्थापना की है। सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट तो ए गलत है। ठीक है, ए इसका गलत है। दूसरा है कि WTO यूएनओ के पूरे सेट का हिस्सा है और इस प्रकार इसके सदस्य निकायों के कार्यों द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो ये भी गलत है। ठीक। अगला है, IMF सर्वसम्मति पैटर्न द्वारा मतदान का पालन करता है, जिसके द्वारा प्रत्येक सदस्य को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलता है कि उनके विचार पर भी विचार किया जाए। ठीक है, विचार पर भी विचार मतलब क्या है कि आपने कुछ बोला तो आपकी उस बात पे भी विचार करना। ठीक। देखिए, चौथा क्या है, तीसरा भी गलत है। अब जो ABC तीनों गलत हैं तो सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में आप लोग भी जानते होंगे या सुने होंगे जरूर कि यह विश्व बैंक या IMF के रूप में सामने आया था ना। तो WTO में ने मतदान नहीं किया था इसमें, और एक सदस्य एक वोट की प्रणाली से इसमें होता है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है? डी है ना। पहला तो गलत है, दूसरा भी निकायों के गौरव निर्देशित WTO यूएनओ के पूरे सेट का हिस्सा है। WTO यूएनओ के पूरे सेट का नहीं। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है इसमें बयान में संदर्भित किया कि सम्मेलन ब्रेटन सम्मेलन है। विश्व बैंक IMF को जगह देने के लिए नेतृत्व करता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का ही परिणाम रहा विश्व बैंक। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का हिस्सा नहीं है। विश्व व्यापार संगठन जो WTO है वो UN का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये स्वतंत्र अपने आप में ही ये एक संस्था है। ठीक है, हालांकि दोनों एक दूसरे के बीच में समझौता साझा करते हैं, लेकिन फिर भी विश्व बैंक और WTO दोनों एक दूसरे के हिस्सा नहीं है, ये अलग अलग हैं। ठीक है, IMF भारत मतदान का पालन करते हैं और उच्च कोटा वाले सदस्यों को उच्च आवाज़ मिलती, मतलब उच्च कोटा जिसका होगा उसको ज़्यादा राइट्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, इसलिए सही उत्तर क्या हुआ? इसका डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए सिंपल सा है कि बिहार के नीचे झारखंड है, तो बिहार को पार करके या उछल के जाके नेपाल को नहीं टच करेगा झारखंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी है। देखिए क्या हुआ, ये तो सुना होगा कि नेपाल भारत में क्या हुआ कि काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख पर भारत, नेपाल, चीन और सुस्ता क्षेत्र, जो सुस्ता क्षेत्र क्या है, पश्चिमी चंपारण जिला, ठीक है, के बीच सीमा विवाद है सुस्ता क्षेत्र को लेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, विदेशी निवेशकों के लिए पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किए गए विदेशी निवेशकों के लिए पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हैं FPI द्वारा जारी किए गए ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो सीधे खुद को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजारों का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसमें किसके थ्रू ऐसा होता है? ट्रेजरी बिल है, वाणिज्यिक पत्र है, डिवेंचर है, या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसको P नोट्स भी बोलते हैं, शॉर्ट में P नोट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर इसका P नोट्स है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स, इसको हिंदी में हो सकता है वहाँ पे पेपर में दे दे हिंदी में, तो भागीदारी, ध्यान रखना नाम है इसका, हिंदी में बोल देंगे भागीदारी बोल सकते हैं, और वैसे आप पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। चलिए देखिए क्या है कि सहभागी नोट जो है हमारा P नोट्स है, विदेशी निवेशकों के लिए पंजीकृत विदेशी FPI द्वारा जारी किए गए तटीय ऑफशोर
ठीक है ना। अब तटीय व्युत्पन्न उपकरण है जो सीधे पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजारों का हिस्सा बनना चाहते होंगे। पी नोट्स में भारतीय शेयर उनकी अंतर्निहित संपत्ति के रूप में है। जो पी नोट्स होता है वो भारतीय शेयर बाजार में उनकी अंतर्निहित संपत्ति के रूप में होता है। हालांकि पी नोट्स धारक के पास पंजीकरण की कम आवश्यकताएं हैं, लेकिन उन्हें भारतीय प्रतिभूति मतलब सेबी की उचित कारण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता, मतलब सेबी की जो प्रक्रियाएं हैं उससे उनको जरूर गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना। सेबी की स्थापना हुई है 1992 में। भाई सेबी ऐसा काम कर रही तो सेबी के बारे में भी जानना जरूरी। तो इसका गठन हुआ है 1992 में। किसके थ्रू? सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा प्रावधानों के अनुसार। ठीक है। इसके कार्यों में प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। ध्यान रखना, प्रतिभूतियों के बाजार को विनियमित करने, उनके साथ जुड़े मामलों और आकस्मिक चिकित्सा के विकास को बढ़ावा देने की है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है इनका, इसके कार्य क्या क्या है। अगला प्रश्न है, राजीव निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो युवा मामलों खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो बात सही है, दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार युवा मामले खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो बात सही है या फिर गलत है? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय खेल दिवस पूरे भारत में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो एक प्रश्न, एक फैक्ट भी आपको मिला कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बात सही है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है मिली कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार युवा मामले खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है। तो ये भी बात सही है। तो दोनों जब सही है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सही उत्तर सही पूछा गया था, सी इसका सही उत्तर हो गया। पहली बार 5 खेल व्यक्तियों को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त होगा। ठीक है, 29 अगस्त को हो गया होगा। अब तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार युवा मामलों खेल मंत्रालय के द्वारा दिए गए शानदार सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 4 वर्षों की अवधि में दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना, 4 साल की अवधि में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है युवा मामलों खेल मंत्रालय के द्वारा। पुरस्कार में एक पदक रहता है, एक प्रमाण पत्र भी रहेगा, 7.5 लाख रुपया भी दिया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 1905 को प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर पूरे भारत में 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये ध्यानचंद की बात आई है तो ध्यानचंद का जन्म हुआ है इलाहाबाद। ध्यान रखना, यूपी के ही थे। ठीक है। अंग्रेजों का शासन था उस समय, 1905 में जन्म हुआ था इनका। तो उसमें ये सैनिक के रूप में काम किए थे। ठीक है। तो सैनिकों की टीम की तरफ से ये खेलते थे। ठीक है ना। तो इलाहाबाद के रहने वाले थे, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश उस समय यूपी यूनाइटेड प्रोविंस ना। ठीक है। ग्रीन हाईवे के निर्माण के लिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? देखिए, हरित पथ है, लाल पथ है, पर्यावरण पथ है, हरा पथ है। ये हरा पथ और हरित पथ दोनों में अंतर है। इसका नाम है हरित पथ। ये जो है हिंदी रूपांतरण है किसी चीज़ का। ठीक है। किसका रूपांतरण है? ये ग्रीन का। ये ग्रीन का रूपांतरण है, ग्रीन का हिंदी रूपांतरण है हरा पथ। लेकिन हरित पथ इसका नाम ही है। ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? हरित पथ ही है, हरा पथ नहीं है। ध्यान रखना, हरित पथ हरा पथ दोनों में अंतर भी समझ लेना ठीक से। ठीक है। चलिए, तो सही उत्तर क्या है? ए है, कन्फर्म है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ विकसित किया है। ऐप जो है प्रत्येक संयंत्र के लिए स्थान, विकास, प्रजातियों का विवरण, क्या क्या देगा? स्थान देगा, विकास देगा, प्रजातियों का विवरण देगा, रखरखाव गतिविधि देगा, लक्ष्य रहेंगे, उपलब्धियां की निगरानी में मदद करेगा। ये पौधों की वृद्धि, स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए हरित पथ ऐप का उपयोग करके कैप्चर किए गए पौधों के डेटा के साथ तस्वीरें NHAI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डेटा लैक पर हर 3 महीने में अपलोड होगा। हर 3 महीने में होगा, ध्यान रखना। लापता मृत पौधों को बदलने के लिए बागान के उचित रखरखाव के लिए राजमार्ग ठेकेदार जवाबदेह होंगे, जो उसके ठेकेदार होंगे राजमार्गों के। ठीक है। पौधों के प्रदर्शन विकास को इस काम के लिए ठेकेदारों को भुगतान से
जोड़ा भी जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है नुआखाई जुहार, कोई त्योहार होगा ये, ठीक है ना। तो नुआखाई जुहार है, जुहार नाम है, त्योहार है, वो हाल में अभी खबरों में रहा है। ये किस क्षेत्र का के संदर्भ में सही है, हमें ये बताना है। देखिए ये उड़ीसा का त्योहार है, ठीक है। नुआखाई जुहार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और ये जो है कृषि त्योहार है ये, ठीक है। कब मनाया जाता है ये? अगस्त महीने में, अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। खेती कृषि संबंधित त्यौहार है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सही उत्तर क्या है? उड़ीसा का राज्य त्यौहार नहीं है ये, कन्फर्म, ठीक है। सही उत्तर इसका कृषि त्यौहार है, ठीक है। क्योंकि उड़ीसा का राज्य त्यौहार बोलेंगे तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ कहाँ जाएंगे, इसलिए, ठीक है। तो कृषि त्यौहार है ये। देखिए क्या है, यह एक कृषि त्यौहार है। परब भी, परब बोलते हैं इसको, परब, गाँव में बोलते हैं ना परब, तो वही है परब ये, ठीक। नुकाही भेंट, भेंट घाट नाम भी है इसका, नुआखाई परब, नुकाही भेंट घाट नाम है। मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है ये, मौसम की नई फसल का स्वागत करने के लिए मनाते हैं। दो शब्दों से बना हुआ है। नया चावल है, इसको बोलते हैं नुआ, ठीक है, खाने का अर्थ है, ठीक है। और नया, और खई का अर्थ है खाना, ठीक है। तो नए चावल को नुआ के रूप में खाने का अर्थ है नया, ठीक है ना। नुआ का मतलब नया, खई का मतलब खाना, ठीक है। नए चावल के परिप्रेक्ष्य में है, ध्यान रखना। पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है ये, दक्षिणी छत्तीसगढ़ है। और सिमडेगा, सिमडेगा कहाँ है? झारखंड, निकटवर्ती क्षेत्रों का त्यौहार है। तो सिमडेगा है खास करके झारखंड, तो झारखंड के लिए स्पेशल होगा ये। दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिम उड़ीसा में। इसके तटीय समकक्ष नबना है, जो तटीय उड़ीसा में मनाया जाता है। और तटीय उड़ीसा में एक कृषि त्यौहार मनाया जाता है अलग से, वो सिर्फ उड़ीसा में ही मनाया जाता है, नाम उसका है नबना। ये भी ध्यान रखना, नबना क्या है? उड़ीसा का, तटीय उड़ीसा का कृषि त्यौहार है, ठीक। ये देखिए कब मनाया जाता है? भाद्रपद महीने में, भादों का महीना होता नहीं, भाद्रपद हिंदी महीना, अगस्त सितंबर में होता है ये। चंद्र पखवाड़ा में, चंद्र पखवाड़ा मतलब किसमें? उजाला वाला, जो शुक्ल पक्ष वाला होता है, ठीक है। पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पंचमी तिथि गणेश चतुर्थी त्यौहार के एक दिन के बाद, ठीक है। तो पखवाड़ा का मतलब क्या है? 15 दिन का पक्ष होता है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय इसे अतः प्रतिपदा, प्रथम को प्रतिपदा बोलते हैं। तो पंचमी को, 5वें दिन को गणेश चतुर्थी होती, चौथे दिन, उसके अगले दिन मनाया जाता है। कब? भादो महीने में, भाद्रपद महीने में, जो कि अगस्त सितंबर में पड़ता है, ठीक है। त्यौहार मनाने के लिए लगन दिन का निश्चित समय है, समय निश्चित किया गया है, उत्सव की गतिविधियां रहती। किसान अपनी भूमि से पहली उपज उड़ीसा के संबलपुर जिले के प्रसिद्ध, क्या नाम है, मदर देवी को दे देते हैं। संबलपुर जिला है उड़ीसा में एक, वहाँ पे मदर देवी को ये दे देते हैं ले जाके, ठीक है। समरपुरी नृत्य रूपों जैसे रास, करेली, दलखाई को देखा जाता है इस समय। कौन कौन सी? रास, करेली और दलखाई को भी इस समय देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है स्थानीय हवा है लू, लू हमारे यहाँ चलती है ना गर्मियों में, तो इसके बारे में सही बताना हमें। यह दिल्ली और पटना के बीच अधिक तीव्रता के साथ पंजाब से बिहार तक उत्तरी मैदान इलाकों में बहने वाली गर्म शुष्क दमनकारी हवाएं हैं। बात सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट, उत्तरी भारत में उत्तरी मैदानी इलाकों में बहती है, गर्म भी है, शुष्क भी है, दमनकारी हवा भी है। तो दिल्ली और पटना के बीच क्या मतलब है? पंजाब से बिहार तक, वो तो ठीक है, लेकिन दिल्ली से पटना क्या मतलब इसका? फिर भी यह जो है सही उत्तर है, क्योंकि ठंडी, इसमें देखिए गर्म आर्द्र, इसमें ठंडी आर्द्र, तो ठंडी आर्द्र ना तो है, ना ही गर्म आर्द्र है, और ना ही ठंडी शुष्क है। ये है क्या? गर्मियों के महीने में चलती है, ठीक है ना, मई जून वाले महीने में। तो ये पहला, इसका सही उत्तर हो गया ए। देखिए क्या है, दिल्ली और पटना के बीच उच्च तीव्रता के साथ पंजाब से बिहार तक उत्तरी मैदानों में लू चलती है, जो गर्म, शुष्क और दमनकारी हवाएं होती हैं। सिंपल प्रश्न था, लेकिन
इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु और पश्चिमी चक्रवाती गड़बड़ी के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हमें पश्चिमी चक्रवाती गड़बड़ी और भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के बीच में जो संबंध है उसके बारे में हमको बताना है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, सही स्टेटमेंट बताना। देखिए पहला स्टेटमेंट है, पश्चिमी चक्रवाती गड़बड़ी सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिमी और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा है, यह वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं पश्चिमी चक्रवाती, ठीक है ना, गड़बड़ी जो होती है डिस्टरबेंस बोलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, पश्चिमी चक्रवाती गड़बड़ी गर्मियों के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है। गर्मियों के महीने में, देखिए अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो तीसरा तो अपने आप गलत हो जाएगा, या फिर तीसरा सही है तो पहला गलत होगा। अगर तीसरा सही है तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि तीसरा सही होने पे पहला गलत होगा। ठीक है, तो गर्मियों के महीने में तो नहीं है, सर्दियों के महीने में ही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, अब तीसरा गलत हुआ तो बी और सी खत्म। इन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में लाया जाता है। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा सही, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तीसरा गलत है इसका, गर्मी में नहीं होता, सर्दी में ही होता है। हाँ, गर्मियों में तो नहीं होता है। डी इसका सही उत्तर। ठीक है, देखिए क्या है कि पश्चिमी चक्रवाती गड़बड़ी सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिम उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप प्रवेश करती, भूमध्य सागर से ऊपर निकलती है, भूमध्य सागर के ऊपर से, और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में लाई जाती है। तो ध्यान रखना, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के द्वारा। प्रचलित रात के तापमान में वृद्धि हो जाती है यहाँ पे। आमतौर पर इन चक्रवातों की गड़बड़ी के आगमन में एक संकेत दे देती है हमें। ठीक है, तो इसलिए एक पहला, दूसरा और चौथा सही रहा, तीसरा तो गलत रहा। इंटरट्रॉपिकल ITCZ कुल मिला के, ठीक है, ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में बताना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह भूमध्य रेखा पर स्थित कम दबाव का क्षेत्र होता है। तो सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, भूमध्य रेखा पर कम दबाव का क्षेत्र है। दूसरा है, व्यापार हवाएं जो है ITCZ में परिवर्तित हो जाती हैं और इसलिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हवा चढ़ती रहती है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है, जुलाई में ITCZ लगभग 20 नॉर्थ से 25 नॉर्थ अक्षांश, मतलब गंगा मैदान के ऊपर स्थित होता है। कब? जुलाई के महीनों में। ठीक है ना, अंतःउष्णकटिबंधी ऐसे होता ना, अंतःउष्णकटिबंधी क्षेत्र। तो देखिए क्या है ना कि जुलाई में अगर 20 से 25 के बीच में गंगा मैदान पे आता है तो उसका मतलब क्या है कि ये भूमध्य रेखा हमारी। ठीक है, ये कर्क और ये मकर। तो सूर्य क्या करता है, 21 जून को यहाँ आता है, 21 जून को, और 22 दिसंबर को यहाँ जाता है। ठीक है, अब 21 जून को जब इधर आता है, इधर जाएगा तो इधर का टेम्परेचर डाउन होगा, तो यहाँ ठंडी पड़ने लगेगी, यहाँ गर्मी होने लगती है। ठीक, अब यहाँ से ये यहाँ जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ ठंडी यहाँ गर्मी। अब यहाँ पे ITCZ जो होता है वो सूर्य की स्थिति पर भी निर्भर करता है। जब सूर्य उत्तर मतलब कर्क रेखा की तरफ होगा, कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो क्या होगा, ITCZ ऊपर 5 डिग्री तक चढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये दक्षिण में मकर रेखा पर चमकता है तो ITCZ 5 डिग्री तक नीचे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कभी कभी प्रश्न भी आया हुआ है पहले भी कि ITCZ का ऊपर 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ में चढ़ना किसका परिणाम है? तो ये सूर्य के उत्तर और दक्षिण होने का परिणाम है, कर्क और मकर रेखा पर लंबवत चमकने का परिणाम है। ठीक है, तो इसका सही क्या है? इसके तीनों स्टेटमेंट सही, तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, बी इसका सही उत्तर हो गया। देखिए क्या है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भूमध्य रेखा पर स्थित एक कम दबाव का क्षेत्र होता है जहां पर व्यापारिक हवाएं परिवर्तित होती है और इसलिए
यह एक ऐसा जोन है जहां पर हवा का रुख होता है। जुलाई में ITCZ 20 नॉर्थ से 25 नॉर्थ तक गंगा मैदान पर होता है, जिसे कभी कभी मानसून गर्त भी कहा जाता है। इसे ध्यान रखना है। मानसून गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में थर्मल कम के विकास को प्रोत्साहित करता, मतलब ठीक है ना। ITCZ शिफ्ट के कारण दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखा को 40 से 60 डिग्री पूर्व अनुदैर्घ्य के बीच पार करती हैं और कोरियालिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं, ठीक है ना। किसके कारण होता है, देखिए व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को 40 से 60 डिग्री ईस्ट में अनुदैर्घ्य के बीच को पार करती है। कोरियालिस बल के कारण क्या होता है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती है। अगर दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं हम, जैसे ये है, ये भारत है, ठीक, भारत ऐसे है ना थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम मतलब क्या है, यहाँ ये है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, ये वाला दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक है। उत्तर पूर्व क्या है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये वाला उत्तर पूर्व हो गया। अब यहाँ से चलती हैं हवाएं, ठीक है, यहाँ से चलती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर जा रही ना, और कहीं नहीं जा रही, तो वही चीज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर क्या होता है, इसलिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाओं का उल्टा होता है, ठीक है। पहले उत्तर पूर्व चलती थी, लेकिन अब दक्षिण पश्चिम से चल रही, उन्हें उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। किसको, उत्तर पूर्व से जब दक्षिण पश्चिम में चलेंगे, ठीक है। इसलिए सभी कथन सही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून और भारतीय मुख्य भूमि में उनके प्रवेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून 1 मई तक केरल तट पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 मई तक केरल तट पर पहुंच जाता है, क्या सही है या फिर गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। मध्य जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे उपमहाद्वीप को घेर लेता था, तो बिल्कुल गलत है। पूरे उपमहाद्वीप को क्यों घेरेगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्यों, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, सही पूछा गया था, ठीक है। देखिए क्या है कि 1 जून को क्या होता है, ये केरल के तट पे होता है, 10 से 13 जून के बीच में मुंबई कोलकाता तक चला जाता है, ठीक है। मुंबई का कोलकाता तक पहुँचने में बड़ी तेजी करता है ये, ठीक है। जुलाई के मध्य तक क्या होता है, बड़ी आराम से दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे उपमहाद्वीप को घेर लेता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, नॉर्वेस्टर्स के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए सही है, इसमें ये बंगाल और आसाम में खूंखार शाम के तूफान होते हैं, बात सही है ना। पहला स्टेटमेंट तो सही है ना, बंगाल और आसाम में होते हैं नॉर्वेस्टर्स, सही है ये, ठीक। दूसरा है, उन्हें काल बैसाखी भी कहा जाता है, ये भी बात सही है। ये बौछारें चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी होती है, ये भी बात सही है। असम में इनको बोलते हैं बारडोली छेरहा, याद रखना कि बारडोली छेरहा असम में नॉर्वेस्टर्स का स्थानीय नाम है। क्या नाम है, बारडोली छेरहा, ठीक है। तो ये भी बात सही है। तो जब चारों सही है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, सही उत्तर डी हो जाएगा, डी, हाँ ठीक है। देखिए क्या है, ये बंगाल असम में खूंखार शाम तूफान है, कुख्यात स्वभाव को वैशाख माह की आपदा काल बैसाखी के स्थानीयकरण नाम से समझा जा सकता है। ये बौछारें चाय, जूट, चावल की खेती के लिए उपयोगी हैं। असम में इनको बारडोली छेरहा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, गंगा नदी प्रणाली है, किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। गंगा नदी प्रणाली है, ये किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न बनाती, भाई देखना हमें। तो देखिए क्या है कि गंगा नदी प्रणाली किस ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, ट्रेली पैटर्न होता है, हैं? ये ट्रेली पैटर्न क्या है, ट्रेली पैटर्न जाली नुमा, ट्रेली पैटर्न जो होता है उसको बोलते हैं जाली नुमा, ठीक है। डेंड्रेटिक पैटर्न क्या है, डेंड्रेटिक पैटर्न जो होता है उसको बोलते हैं ध्रुमाकृतिक, ध्रुमाकृतिक क्या होता है भाई, ध्रुमाकृतिक जो होता है कि यह अपवाह जो है शाखाओं में फैला होता है और ये द्विभाजित भी होते हैं, ठीक है। ये वृक्ष के समान प्रतीत होते हैं, इसलिए इनको ध्रुमाकृतिक बोलते हैं।
ठीक है। तो डेंड्रेटिक पैटर्न हो गया, आयताकार पैटर्न पता ही है, रेडियल पैटर्न अरीय रूप का होता है। ठीक है। अरीय प्रतिरूप क्या होता है? यह किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का बहिर्गमन होता है। ये केंद्र हो, अब यहाँ से नदियों का निकास होने लगता है। ठीक है। जो एक पहिए के आरों के अनुरूप होती हैं ऐसे। अरे मतलब यही ना, अब ये पहिए तो है। ठीक है। तो रेडियल आयताकार, डेंड्रेटिक, डेंड्रेटिक हमने बताया द्रुमाकृतिक है, वृक्ष वृक्ष के रूप में दिखते हैं वो। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है, डेंड्रेटिक पैटर्न है। गंगा नदी प्रणाली डेंड्रेटिक पैटर्न में है, उसको आप देखेंगे तो जालीनुमा दिखती है। ठीक है। ये वृक्ष की भांति दिखती है, वृक्ष की शाखाओं की भांति ये दिखती है। ठीक है। चलिए सही उत्तर क्या हुआ, बी। देखिए क्या है, डेंड्रेटिक पैटर्न विकसित होता है जहां नदी चैनल इलाके के ढलान का अनुसरण करते हैं। जब जब सब ढलान का अनुसरण करेंगे तभी ये विकसित होगा। इससे सहायक नदियों की धारा एक वृक्ष की शाखाओं से निकलती है, जिस पर इसका नाम होता है डेंड्रेटिक। पैटर्न को जमीन पर वृक्ष के समान कहा जाता है कि ट्रंक या मास्टर स्ट्रीम के विभिन्न आदेशों और परिणामों की सहायक नदियों का नेटवर्क एक पेड़ की शाखाओं, जड़ों और जड़ों जैसा दिखता है। हिमालय में प्रमुख पैटर्न में से एक है डेंड्रेटिक पैटर्न, तो हिमालय की एक प्रमुख पैटर्न में ये भी शामिल किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, नदी शासन के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही कथन बताना हमें। पहला है कि यह एक वर्ष में एक नदी चैनल में पानी के प्रवाह के पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। बात सही है कि गलत है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एक साल में एक नदी चैनल पानी के प्रवाह के पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता, बात सही है। प्रायद्वीपीय नदियों की नदी जो होते नदी शासन में हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या, अधिक उतार चढ़ाव देखा जाता है हिमालयी नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की। ठीक है। उतार चढ़ाव मतलब क्या है, बाढ़ भी आता सूखा भी रहता है। कभी पानी बहुत ज़्यादा, कभी पानी बहुत कम। तो दूसरा भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। चलिए सी इसका सही उत्तर होगा। पहला और दूसरा सही है, सी है इसका उत्तर। ठीक है। देखिए एक नदी चैनल में एक साल में क्या होता है कि पानी के प्रवाह के पैटर्न किसके शासन के रूप में जाना जाता है। जो नदी के चैनल होता है वो क्या होता है, साल भर में जो पानी का प्रवाह का पैटर्न होता है उसको एक शासन के रूप में देखते हैं हम। फिर शासित रूप से सब चलते हैं ना। फिर प्रायद्वीपीय नदियों की नदी शासन में हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक उतार चढ़ाव देखा जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उत्तर भारतीय नदियाँ 12 मासी, क्योंकि वो हिमनद के माध्यम से हिमनदों द्वारा पोषित होती हैं और बरसात के मौसम में वर्षा जल भी प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है। आगे क्या है कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो ग्लेशियरों से नहीं निकलती हैं, उनके प्रवाह पैटर्न के गवाह के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मानसून की बारिश के दौरान प्रवाह काफ़ी बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों का जो शासन होता है, ये चैनल होता है, वो क्या होता है, वर्षा से नियंत्रित होता है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक भाग के से दूसरे भाग में भी होता है। ठीक है। जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे। ठीक है। चलिए अमरकंटक रेंज है। देखिए अमरकंटक रेंज से निकलने वाली जो नदियां हैं ये किसका उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, डेंड्रेटिक, ध्रुमाकृतिक, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, अरीय अपवाह, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, जालीनुमा, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न, केंद्र अभिमुखी अपवाह है। अब इनमें से बताना अमरकंटक रेंज से जो नदियां निकल रही हैं वो किसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो ये प्रस्तुत करती हैं अरीय अपवाह का। ठीक है। अरीय अपवाह का ही करती होंगी। डेंड्रेट तो गंगा हिमालय वाली है। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, जालीनुमा 24। ठीक है। तो डेंड्रेटिक तो है नहीं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हो सकता है इसका। तो होगा इसका सही उत्तर क्या है, रेडियल ही है। ठीक है। रेडियल ही है इसका अरीय अपवाह। अमरकंटक रेंज से जो नदियाँ निकलती हैं वो कैसी हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आधारित हैं। ठीक है। अरीय अपवाह 20 का सही उत्तर है। जब नदियाँ क्या करती हैं, एक पहाड़ी से निकलती हैं, सभी दिशाओं में बहती हैं। अरे ये है पहाड़ी। ठीक है। जल निकासी पैटर्न को रेडियल के रूप में इसे अमरकंटक रेंज में देखा जा सकता है। इस तरीके से नदियाँ इससे इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर भागती रहती हैं ऐसे। तो ये एक पहिए के रूप में बन जाती ना,
और पहिए की जो तीलियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? अरी बोलते हैं। तो यही है अरी, ये ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एक केंद्र से निकलती हैं सभी नदियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना हमें। तो चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बात सही है ना। चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है। दो धाराओं चंद्रा और भागा द्वारा निर्मित है चिनाब, ये भी बात सही है। पीर पंजाल श्रेणी के समानांतर चलती है, ये भी बात सही है कि चंद्रभागा चिनाब है, पीर पंजाल श्रेणी समानांतर चलती है, सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। तो तीनों पैटर्न सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। देखते क्या है, देखिए चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है, चंद्रभागा द्वारा निर्मित है, पीर पंजाल के समानांतर निकलती है, बहती है, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए भारत में उनके जल निकासी बेसिन के अनुसार निम्न नदियों को उच्चतम से निम्नतम, मतलब ज़्यादा से कम स्तर पर व्यवस्थित करना है, बताना इसमें कौन सा सही है। ये ABCD जो दिया गया है इनमें से बताना हमें, देख के, ठीक है। तो देखिए सिंधु है सबसे ज़्यादा, इसका स्तर होगा, हिमालय से निकल रही है, दूरी भी तय करती है अच्छी खासी, इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं। उसके बाद आ जाएगी गोदावरी का भी नाम आएगा दूसरे नंबर पे। सिंधु तो है, एक नंबर पे सिंधु आ जाएगी। देखिए सबसे पहले अगर सिंधु है तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि सबसे पहले और कहीं कुछ नहीं, ये एक नहीं है, बस सब में 4 2 4 करके है, ठीक है। तो ए सही उत्तर इस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। और अब देखते थोड़ा ध्यान से क्या है इसमें। देखिए जल ग्राहक क्षेत्र के आकार के आधार पर भारत नदी घाटियों को वर्गीकृत किया गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है बड़ी नदी घाटियाँ, मीडियम रिवर बेसिन और माइनर रिवर बेसिन। बड़ी नदियाँ, मध्यम नदियाँ और छोटे नदी बेसिन। तो देखिए 20,000 वर्ग किलोमीटर से जो अधिक के जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी हैं उनको इस लेवल में रखा जा रहा है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वाले। 20 से 2,000 वर्ग किलोमीटर के बीच के जो जलग्रहण वाली हैं उनको मीडियम में रखा जाता है, ठीक। 2,000 से कम जलग्रहण क्षेत्र वाली को माइनर नदी बेसिन में रखा जाता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आरोग्य सेतु और क्या है ये? लॉकडाउन हुआ था कोरोना टाइम पे, कोविड-19 के समय पर आरोग्य सेतु ऐप था, कुछ लोग डाउनलोड भी किए थे, ठीक है। तो देखिए इसका आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य था मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित, ऐसे था क्या? लॉजिक लगाइए। देखिए अगर आप सैनिटाइजर यूज करेंगे, मास्क यूज करेंगे, तो आप किसी दूसरे को परेशान नहीं होने देंगे, मतलब बीमारी नहीं देंगे, तो हम सुरक्षित हुए। फिर हम जब सुरक्षित रहेंगे तो भारत भी सुरक्षित होगा, क्यों? बीमारी नहीं फैलेगी, है ना। तो ठीक है, बात सही है, इसीलिए बनाया गया था ये। आरोग्य सेतु ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है, ये तो बात पूरी तरह सही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। सी इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है कि इसको भी अप्रैल 2020 में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया था। कब? अप्रैल 2020 में, ठीक है ना। आदर्श वाक्य है मैं सुरक्षित, मुख्य लिखा गया है इसमें, गलत है। मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। अपने शुरुआत के बाद से आरोग्य सेतु ने लगातार नवाचार किए, लगातार इसमें नवाचार आया, मतलब तरह तरह के परिवर्तन हुए, और इसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें जोड़ी गई, अच्छी विशेषता इसने अपनी बताई लोगों को। क्या क्या बताया भाई? देखिए एक तो बताया ई पास एकीकरण, QR कोड स्कैनिंग बताया, परिवार या परिचित व्यक्तियों के साथ स्वास्थ्य की स्थिति साझा करना, ठीक। फिर उप पिन कोड स्तरों पर उभरते हॉटस्पॉट की भविष्यवाणी करने के लिए स्थान डेटा आरोग्य सेतु विश्लेषिकी का उपयोग करने वाला आरोग्य सेतु क्या है? ITIHAS
इंटरफेस स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रशासन को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने में मदद करने में बहुत प्रभावी रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना क्या क्या इसमें था। QR कोड स्कैनिंग था, परिवार परिचित व्यक्तियों के साथ स्वास्थ्य की स्थिति साझा करने के लिए ई पास एकीकरण इसमें शामिल था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी, सब जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ये केवल 3 राज्यों से होकर बहती है। केवल 3 राज्य से क्यों बहेगी? मेघालय में भी बहती है क्या? मेघालय में बहती है या नहीं बहती? देखिए ये सिर्फ अरुणाचल में बहती है और आसाम में बहती है। ठीक है, 3 नहीं, सिर्फ 2 राज्यों में बहती है। ठीक है। दूसरा है कि माजुली द्वीप इसी में बना हुआ, तो ये भी बात सही, ये सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। देखिए कहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है ये, चेमायुंगडुंग, यही ना, चेमायुंगडुंग नाम है, आंगसी, आंगसी ग्लेशियर भी नाम ना। ठीक है। देखिए तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, चीन में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सांगपो यहाँ बोलते हैं, चीन में बोलते हैं यारलुंग, यारलुंग जंगबो। ठीक है ना, यारलुंग जंगबो बोलते हैं चीन में, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। ये नामचा बरवा के पास से यू बनाते हुए, यू ऐसे आती है ना, ऐसे आती है फिर ऐसे करके घूम जाती है। तो यहाँ पे नामचा बरवा क्या करती है, ये दिबांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। जब दिहांग नाम से प्रवेश करती है, इसको दिहांग और क्या बोलते हैं, सियांग भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, दिहांग या सियांग भी बोलते हैं। यहाँ पे कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पार करती है तो फिर आसाम में बन जाती है, हमारे आसाम में आने के बाद इसको बोल देते हैं ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्र वहाँ पे मतलब कहाँ, आसाम में बहुत घुमाव वाला मार्ग तय करती है। कैसे, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चलती है, बहुत ज़्यादा घुमाव होता है इसमें। तो यहीं पे नदी उदी बना हुआ माजुली। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही था, पहला वाला गलत था। ठीक है। देखिए क्या है, 5300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलती है, तिब्बत में इससे बहने के बाद अरुणाचल प्रदेश होकर भारत में प्रवेश करती, बंगाल खाड़ी में जाने से पहले यह असम और बांग्लादेश से होकर बहती। तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, चीन में यरलुंग जंगबो बोलते हैं, तीस्ता में शामिल होने के बाद बांग्लादेश में जमुना के रूप में जाना जाता है इसको। ठीक है ना, तीस्ता में शामिल होना मतलब क्या है, तीस्ता जब मिल जाती है इससे तो ये बन जाती है जमुना। तीस्ता ये है ना, आ रही है सिक्किम से, सिक्किम से आ रही है इधर पश्चिम बंगाल है, ऐसी तो आती है। पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ता है, यहाँ पे। ठीक है, कि सीमा किससे बना रहा है, पश्चिम बंगाल की सीमा आसाम से तय करता है तीस्ता नदी। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे निकलती होगी, फिर यहाँ से इधर ये आके मिल जाती होगी, या फिर ये ऐसे ही चल रही होगी, ये जाके मिलती होगी, फिर यहाँ पे नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर जब गंगा मिलती होगी ऐसे, ठीक है, बहरहाल जमुना है बन जाती है कुल मिला के। माजुली दुनिया की सबसे बड़ा नदी ब्रह्मपुत्र के अशांत जल असम के केंद्र में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक है वर्तमान में चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए कौन सा बैंक अधिकृत है इस समय, इस समय मतलब वर्तमान की बात हो रही, तो नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है राजनीतिक दलों को दान देने के लिए वित्तीय साधन है, ध्यान रखना। बॉन्ड रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं, जैसे 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे ही, अब बिना किसी अधिकतम सीमा के 1 करोड़। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने, इनकैश करने के लिए अधिकृत है, जो जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध भी होता है। 15 दिन के लिए वैध होता है, ध्यान रखना। कब जारी, जिस दिन हुआ उस दिन उसके 15 दिन तक ही वैध होगा। ये बॉन्ड किसी पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में रिडीम किए जा सकते हैं, मतलब ठीक है।
बॉन्ड किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध है जो भारत का नागरिक है। केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों प्रत्येक 10 दिनों की अवधि के लिए भारत में शामिल स्थापित किया गया हो। ठीक है। एक व्यक्ति एक होने के नाते या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड पर डोनर का नाम नहीं बताया गया है, डोनर का नाम नहीं बताया जाएगा बॉन्ड पे। आम चुनाव के दौरान केंद्र सरकार इन बॉन्डों की बिक्री के लिए 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट करती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृत मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। बात सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है, संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। बहुरूपीय त्यौहार है जो झारखंड में भाद्रपद माह के चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाने वाला है। एक त्यौहार, कृषि त्यौहार, हमने अभी बताया था ना कि झारखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है, नाम क्या था उसका? कृषि त्यौहार था ना। कृषि त्यौहार था, भाद्रपद के महीने में मनाया जा रहा था, चंद्र पखवाड़ा होता था, 5वां दिन होता था जो कि गणेश चतुर्थी के चौथे दिन मनाया जाता था। तो वो था। ये तो बहुरूपिया वाला गलत है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा वाला गलत है, पहला सही, सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए ये सही उत्तर है। देखें ये क्या है। बहुरूपिया संस्कृत के बहु मतलब कई, रोप का मतलब है रूप, कब उत्पन्न है। बहुरूपिया उत्सव जो ज़्यादातर भारत में गांव बाजारों में प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं, कृषि की नहीं है, पारंपरिक कहानियों से आंकड़े खेलने के लिए विभिन्न वेशभूषा धारण कर लेते हैं। बहुरूपिया उत्सव स्ट्रीट थिएटर की एक पारंपरिक भारतीय शैली है और यह हर साल विभिन्न स्थानों जैसे कहाँ, दिल्ली, अहमदाबाद, उदयपुर, जयपुर, कुंभ, मुजफ्फरनगर, अन्य में होती है ये। ठीक है। नुक्कड़ नाटक जो बोलते हैं, समझ गए। बहुरूपिया अतीत में कलाकारों से अधिक थे। उन्होंने समाज के लोकप्रिय डोमेन लोगों में विभिन्न ज्ञान रूपों को प्रसारित करने और प्रचारित करने में सहायता की। रामलीला की जीवंत परंपरा को इस दशा के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है जो आज भी जारी है। रामलीला होता है ना गांव में, खूब होता है, अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं उसमें। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 5वीं और 5 से 8 अक्टूबर के बीच में बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन किया गया था 5 तारीख से 8 अक्टूबर 2018 के बीच में। ठीक है। IGNCA संस्कृत मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान भी है। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही। अभी हमने ऊपर भी बात की थी इसके बारे में, तो आपको लगेगा कि दोबारा क्यों आया। ठीक है। इसमें ये प्रश्न अलग है, वो अलग था। देखिए इसमें क्या है, भारत AIIB के संस्थापक सदस्यों में से एक है। बात सही है कि गलत है? बात सही है ये। दूसरा, जापान AIIB के सबसे बड़ा शेयर धारक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा क्या मतलब है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसे सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्या है इसमें कि एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, एशिया में सामाजिक, वही बताए थे। स्थापना हुई दिसंबर 2015 में, बता दिए पहले भी। चीन है, 103 सदस्य हैं इसके। 2016 में इसका परिचालन शुरू किया गया है। किसका? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। भारत सहित 103 सदस्य हैं। भारत AIIB के संस्थापक सदस्यों में से चीन सबसे बड़ा है। इसमें शक्ति के बाद AIIB में सबसे बड़ा शेयरधारक, फिर उसके बाद भारत का नंबर है, मतलब चीन है, उसके बाद भारत का ही नंबर है। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है कि विचार करना बताना प्रमुख हिमालयी नदी प्रणालियों में से एक का वर्णन करती है। ये है कुछ 3 स्टेटमेंट, ये बताना इनमें से किसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। तो देखिए भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है ये नदी। ठीक है। लद्दाख और जस्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है। यह कैलाश पर्वत श्रृंखला में तिब्बती क्षेत्र में बोखरचू के पास एक ग्लेशियर से निकलती है। तो नाम क्या है? सतलज है, झेलम है, सिंधु है, या फिर कोई नहीं। देखिए
सतलज तो हो नहीं सकती, क्योंकि लद्दाख और जस्कर श्रेणी भूल जाइए, क्योंकि ये पंजाब में चलती है। ठीक है, अगला है झेलम नदी। सबसे बड़ी बात ना, सबसे पश्चिमी नदी बोली जा रही है ना, ये है सबसे बड़ी मेन बात, ये है इसकी। ठीक है, और तिब्बत में बोखर्चों से निकल रही है। तो भाई इसका ये सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, सिंधु है ये। ठीक है ना, सतलज नहीं है, पक्का है। झेलम, सिंधु ही है। ठीक है, झेलम नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? सिंधु। सही उत्तर सी हो गया। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं, सी उत्तर सही है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े नदी नालों में से एक, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, भारत में है 1114। सिंधु को सिंधु के रूप में भी जाना जाता है। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है ये। कैलाश पर्वत श्रृंखला में 4164 मीटर की ऊंचाई पर बोखर्चू, जो कि तिब्बत क्षेत्र में पड़ रहा है, वहां से निकलती ग्लेशियर से तिब्बत में इसे सिंगी खंबन बोलते हैं, या फिर शेर के मुंह के रूप में जाना जाता है। सिंगी खंबन या शेर के मुंह के रूप में किसको बोला जाता है तिब्बत में? सिंधु नदी को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसका अर्थ क्या है? लद्दाख जस्कर श्रेणी के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहने के बाद लद्दाख बल्टिस्तान से होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास एक शानदार कंठ बनाते हुए क्या करती है? लद्दाख रेंज में कट जाता है। सही उत्तर सी हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अभी मैंने फिर पढ़ा था ब्रह्मपुत्र के बारे में, फिर से पढ़ेंगे। इसके बारे में कथन कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि मानसरोवर झील के पास कैलाश रेंज के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में इसकी उत्पत्ति होती है। सही है या फिर गलत है? हमने बताया था चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है, मानसरोवर झील है, कैलाश रेंज है। सही है। रंगोत सांगपो तिब्बत में इस नदी की प्रमुख बाई सहायक नदी, बाई मतलब लेफ्ट वाली, ये भी सही है। रंगोत सांगपो तिब्बत में एक सहायक नदी है, किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, अरुणाचल में सदिया शहर, सदिया है ना सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती, सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है, ये भी बात सही है। इसकी मुख्य राइट बैंक जो सहायक नदी है, मुख्य जो सहायक नदी है वो भी दाहिने तट की, उसका नाम है दिबांग या सिकंग नदी। दिबांग, सिकंग और लोहित। तो ये भी बात सही है। सही है कि गलत है? लोहित नहीं इसकी सहायक नदी। ठीक है ना, लोहित कहाँ निकल रही? मणिपुर वाली पहाड़ी से निकलती है ना, ये मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है, किसी दूसरी नदी मिलती है। तो चौथा तो गलत है, चौथा गलत है। तो बी और सी बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, रंगो सांगपो तिब्बत में इस नदी की प्रमुख सहायक बाई सहायक नदी है, ये वाला गलत लग रहा है। तीसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश सदिया शहर पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है, ये बात तो सही है, तीसरा वाला सही है। दूसरा, पहला भी सही है, दूसरा वाला गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ कहाँ है? दूसरे वाले में, तो दूसरा ही हटाते हैं। सही उत्तर क्या है? पहला और तीसरा सही है ना? पहला और तीसरा जब सही है, सही उत्तर डी हो जाएगा फिर। ठीक है ना, सही उत्तर क्या है? डी है। देखते हैं क्या है सही उत्तर, डी ही है। ठीक है ना, चलिए देखते क्या है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक, जिसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत जमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, दक्षिण तिब्बत से के एक शुष्क और सपाट क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी के लिए पूर्ववर्ती अनुदैर्घ्य का पता चलता है इससे, और जहाँ इसे बोलते हैं सांगपो, अर्थ होता है शोधक। सांगपो का अर्थ क्या होता है? शोधक। रंगोत सांगपो तिब्बत में इस नदी की प्रमुख दाहिनी है, बाई नहीं है, दाहिनी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नामचा बरवा, नामचा बरवा क्या भी 7755 मीटर के पास मध्य हिमालय में गहरी कंठ से निकासी के बाद एक अशांत और गतिशील नदी के रूप में उभरती है, ये दूसरा गलत हुआ। यह नदी सियांग या दिहांग के नाम से तलहटी से निकलती है, अरुणाचल के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है इससे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए अपने मुख्य बाएं तट की सहायक नदी, बाएं तट की हैं, दाहिने तट की नहीं, मतलब दिबांग सिक्यांग नदी। ठीक है, चलिए देखते हैं। लोहित इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है, इसलिए चौथा भी गलत रहा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है कि सुदूर अतीत की 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत की वर्तमान जल निकासी प्रणालियों को आकार दिया है। क्या दिया है? आकार दिया है। सुदूर अतीत की 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत की वर्तमान जल निकासी प्रणाली को आकार दिया। इसमें शामिल हैं, कौन कौन से शामिल हैं हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, प्रायद्वीप के पश्चिमी गुच्छे समुद्र के नीचे इसके जलमग्न होने का प्रमाण है, बात सही है, ठीक है, बात तो सही है। दूसरा है हिमालय का ऊपरी भाग जब प्रायद्वीपीय ब्लॉक के उत्तरी भाग के अधीन था और इसके परिणाम स्वरूप गर्त में खराबी आ गई थी, ये भी सही है। सही है ना कि गलत है? सही है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रायद्वीपीय ब्लॉक का थोड़ा सा झुकाव, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका झुकाव है, ये भी सही है। तीनों सही है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए, प्रायद्वीपीय ड्रेनेज सिस्टम का विकास कैसे हुआ? सुदूर अतीत की 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक घटनाओं ने प्रायद्वीपीय भारत की वर्तमान जल निकासी प्रणालियों को आकार दिया। इसमें देखिए, प्रायद्वीप के पश्चिमी गुच्छे का उपसर्ग हुआ। प्रायद्वीपीय तृतीय अवधि के दौरान समुद्र के नीचे इसके जलमग्न होने के लिए आमतौर पर इसने मूल जल क्षेत्र के दोनों नदी की समन्वित योजना को विचलित कर दिया। हिमालय का ऊपरी भाग जब प्रायद्वीपीय ब्लॉक का उत्तरी किनारा उपविभाजन के परिणामस्वरूप था और इसके परिणामस्वरूप गर्त दोषपूर्ण था और नर्मदा तापी गर्त दोषों में बहती है। मूल दरारें उनकी डिट्रिट्स सामग्रियों से भरती है, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टा जमा का अभाव रहता है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रायद्वीपीय ब्लॉक का थोड़ा सा झुकाव भी है। उसी अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी को संपूर्ण जल निकासी प्रणाली के लिए अभिविन्यास दिया गया था, इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, आवाज का अंतिम प्रश्न है ये। इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोसी नदी जिम कार्बेट है, गलत हो गया, हिंदी टाइपिंग में गड़बड़ी हो रही, ठीक है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क से बहती है, पहला सही है या गलत है? कोसी नदी जिम कार्बेट से नेशनल पार्क से बहती है, सही है। कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है। नर्मदा तापी एक हाथ लंबी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, नदी बनती, ठीक है। हाँ, तो ये तीनों ही सही है, ठीक है। कोसी जिम कार्बेट से बह रही है, बिहार का शोक कही जाती है, नर्मदा तापी एकमात्र लंबी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो इसका सही उत्तर बी ही है। जिम कार्बेट से तो बहती है, जिम कार्बेट से बहती तो है, देखते हैं बी इसका सही उत्तर तो है, हाँ, ठीक है। देखिए क्या है, कोसी नदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से बहती पास के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जल संसाधनों के रूप में कार्य भी करती। कार्बेट जंगल का प्रमुख भाग कोसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार के दुख के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहने वाली कई छोटी धाराएं हैं। नर्मदा ताप्ती एकमात्र लंबी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और नदी बनाती है। तो भाई ये तीनों ही स्टेटमेंट सही थे, इसलिए इसका सही उत्तर बी हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।